पानी का जाल डाल दिया, पानी भी देना, सीवर भी देना है, सड़क भी बनानी है, इस इलाके को भी बचाना है। दूसरा ओखला आप नहीं बना सकते, इस ओखला को हमको बेहतर करना है। मौका ही नहीं मिला। जेल से आने के बाद ये 2.5 महीने मिले, 24 घंटे जागकर मेरे बड़े भाई यहाँ मौजूद आए हुए, वो बता देंगे। मैंने जिस दिन से जेल से आया हूं अभी तक अपने बच्चों के साथ में खाना नहीं खाया। 20 घंटे 22 घंटे काम किया मैंने, 1 घंटा सोया हुआ हूं मैं अभी भी। आपके मसाइल को मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि जो ये गैप रहा इसको मैं दूर करूं। और आपने देखा होगा कि इन 2.5 महीने में मैंने 90% सड़कों का और गलियों को बनाने का काम किया। 90%। मैं भी जानता हूं कि आप लोगों ने मुझे बहुत उम्मीद के साथ जिताया था, सरकार लेकर आए थे, लेकिन मैं कहीं कमजोर नहीं पड़ा। आप दिल्ली दंगों का वो वक्त याद करिए जब कोई नहीं था, पूरी दिल्ली जल गई। तो उसे गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के अंदर अपनी गाड़ी में डालकर लाया। वहां मुझे ये पता लगा कि इन लोगों ने मुझे घेरने की साजिश की कि अमानतुल्लाह आया है, इसको आज यहाँ खत्म कर दो। मुझे पता लगा, मैंने वहां से अपने सारे साथियों को निकाला। उसके बाद मैं वहां निकला और वहां मेरे साथ एक अब्दुल रहमान विधायक भी था। जैसे ही हॉस्पिटल से मैं बाहर निकला, वो मुझसे बोला कि मुझे यहीं उतार दो। मैंने कहा तुम्हें यहाँ क्यों उतार दिया, तो बहुत रिस्की है। कहने लगे रिस्क मुझे कौन जानता है, मेरे साथ तो आप अगर रहेंगे तो रिस्क किस बात का है, मैं तो आपके साथ रहने में खतरे में हूं, मुझे कौन कुछ कह रहा है। वो वहीं उठे। उसके बाद मैं अपने इलाके में आया, फिर मैंने कहा, एक कॉल दी मैंने अपने विधानसभा ग्रुप पे, जो विधायक को कहा कि हमें, मैं एलजी हाउस जा रहा हूँ, कौन कौन मेरे साथ जाएगा। तो मेरे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, सारे एमएलए मुझसे पहले वहां मौजूद थे। तो पूरी रात एलजी का घेराव किया, वहां पर पुलिस डिप्लॉय की। जो 54 लोगों का कत्ल हुआ, ये 54 का नहीं होता, हजारों का होता अगर हम उस रात को नहीं मारे। मैंने अपनी जान पर खेल करके लोगों को उनके घरों से, जलते हुए घरों से निकाल कर लेकर आया। 3 रात। आप मेरे बारे में उस जमुना पार में जाकर आप पूछिए, वो बताएंगे आपको। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि आज अगर हम जिंदा इस शख्स की वजह से, और शायद अगर मैं वहां से चुनाव लड़ा होता तो कोई मुझसे सवाल ही नहीं करता। वहां के लोग कहते हैं कि भाई अगर अमानतुल्लाह हमारे यहां से लड़ा होता तो वन साइडेड हम उसको सपोर्ट करते, क्योंकि दिल्ली दंगों में जो अमानतुल्लाह ने काम किया है वो भूला नहीं जा सकता। और मैं हमेशा खड़ा रहा, मेरी कुर्बानी किसी से कम नहीं है। आज जरूरत आपको मसाइल की भी है। मैं ये कहूं कि भाई आप मुझे विधायक बना दो दोबारा से, दीवारा से, और मेरे सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, ये समझ में आने वाली चीज नहीं है। अब जैसे एक साहब कह रहे हैं कि मुझे आप विधायक बना दो, मैं छूट जाऊंगा। मैं एमएलए रहते हुए जब जेल गया, मेरा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, आजम खां एमपी रहते हुए सजा उन्होंने भुगती, और न जाने कितने लोग हैं जो जेल गए। लेकिन जीतने से जेल आने जाने का कोई लेना देना नहीं है। जमानतें मेरिट की बुनियाद पर होती है। हम सब की जमानत भी मेरिट की बुनियाद पर हुई, इनकी जमानत भी मेरिट की बुनियाद पर हुई। इनको इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत थी? अगर ये जीत भी गए, जेल में रहेंगे तो क्या इलाके का डेवलपमेंट करेंगे? इन्हीं को क्यों लाया गया? इस सीट को क्यों टारगेट किया गया? यही सीट राहुल गांधी आज तक ओखला नहीं आया। गांधी परिवार का एक शख्स भी ओखला नहीं आया। वो जानते ही नहीं है कि ओखला कहां है। अगर वो जानते होते तो ओखला में आकर वो ये नहीं कहते कि ओखला की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, मैं अगर हम अगर जीतेंगे तो इंडस्ट्री खुलवा देंगे। बताइए आप, एक नेशनल लीडर, इसे यही नहीं पता कि ओखला कहां है, क्या है। ओखला में जामिया मिल्लिया इस्लामिया है या फैक्ट्रियां? वो यहां आकर कह रहा है कि फैक्ट्री बंद हो गई, यहां की हम खुलवा देंगे। तो आज सारी ताकत वो लोग जो बीजेपी को गालियां देने की बात करते हैं, जो उनके खिलाफ बात करते हैं, पूरे दिन मुझे गालियां देते हैं। सारे एकजुट हो गए। पैसे की अपार है इनके पास, मुकदमे लड़ने के पास लिए पैसे ना हो और करोड़ों रुपया सामग्री में लग रहा हो। आप इनके झंडे डंडे का अगर हिसाब लगा ले जो ओखला में लगे हुए हैं, तो आप इसी बात पे अंदाजा लगा लेंगे कि इनके पास ये करोड़ों रुपया आ कहां से रहा। इनकी गाड़ियां, इनके माइक, इनके हॉर्न, इनके स्टेज, आप देख लीजिए ऐसा क्यों आया।
उस असदुद्दीन, मुझे यकीन नहीं था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे। पिछली बार किसी ने कहा था कि अमानतुल्लाह के खिलाफ चुनाव लड़ाओ, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो कौम का हमदर्द है, वो लड़ता है, इसलिए मैं कैंडिडेट नहीं दूंगा। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी इस बार कि आपको अमानतुल्लाह के खिलाफ कैंडिडेट देना पड़ा और आपको 15 दिन से पूरी पार्टी के साथ यहां कैंप करना पड़ा, गली गली घूमना पड़ रहा है, गालियां दे रहे हैं। मुझे कभी लीड डीलर कहते हैं, कभी मुझे दलाल कहते हैं, कभी कहते हैं कि मेरी जमानत जब्त होगी। तो एक हैदराबाद से आया हुआ शख्स जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी कहता है, जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहता है, वो तय करेगा कि ओखला का विधायक कौन बनेगा, या यहाँ की अवाम जो हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता अवाम है वो तय करेगी। आप बताइए, मैं चाहता हूं उनसे, जब मुसलमानों पर आपके तो एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, आप बता दो उसमें कितने गरीब मुसलमानों को फ्री में आपने उसमें मेडिकल कराया। आपके पास अस्पताल है, आप दे तो डेटा, कितने आपके पास वहां पर बच्चे हैं जिनका लोग हैं जिनको आपने फ्री में इलाज कराया। आपके पास 300,000 करोड़ रुपया है, सबसे ज्यादा आप बीजेपी को गालियां देते हो। आज तक आपको गिरफ्तार क्यों नहीं गया? अमानतुल्लाह भी गिरफ्तार हो गया, अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गया, सत्येंद्र जैन भी गिरफ्तार हो गया, आजम खां को तबाह कर दिया, इमरान मसूद को तबाह कर दिया, तमाम लीडरशिप को तबाह कर दिया। ऐसा तुम्हारे अंदर क्या है कि सबसे ज्यादा तुम मुसलमान बीजेपी को गालियां देते हो, सबसे ज्यादा पैसे तुम्हारे ऊपर है, ना तुम पर ईडी आती, ना तुम पर एसीबी आती, ना तुम पर सीबीआई आती, ना तुम पर इनकम टैक्स आती। बस मैं ये पूछना चाहता हूं कि भैया ऐसा क्या है कि जो तुम्हारे को पूछते कोई, और वो देखो सब ज्यादा गालियां, हम जरा सा कुछ कहते हैं पटरे से भैया इन पर क्यों नहीं होती? तो ये देखिए, समझने की जरूरत है। ये शाहीन बाग वो शाहीन बाग है जिसमें पूरे दुनिया को जलाया और बीजेपी को लोहे के चने चबाए। आज शाहीन बाग की शनाख्त एनआरसी की वजह से, और उस वक्त का नारा जो इन्होंने कहा था कि बटन इतनी तेज दबाओ, अमित शाह ने कहा था कि बटन इतनी तेज दबाओ के कारण शाहीन बाग सब रह गए। लेकिन ओखला की आवाम ने बटन इतनी तेज दबाया कि अमित शाह के सीने में जाकर करंट लगा, और उसे वो 30 है सेकंड मार्जिन था मेरा। यहां दिल्ली में सब सेकंड हाईएस्ट वोटों से जीतने वाली सीट थी ओखला। 3 बजे तक मुझे हराती रही मीडिया, इनसे हजम ही नहीं हो रही थी, क्योंकि एक होम मिनिस्टर नारा दे रहा है कि इस सीट को हराओ, लेकिन अवाम ने एकजुट होकर उसको जलील किया, जलीलो ख्वार किया। आज वो 30 है जो उसके रूप में बदला लेना चाहता है, हमारे वोटों को तकसीम करके। जिंदगी में बीजेपी आम आदमी पार्टी से यहां चुनाव नहीं जीत सकती। 282 बूथ पर वोट मिलता है हमें। बीजेपी 2.5 वार्ड में लड़ती है, कांग्रेस कुछ 2 वार्ड में लड़ती है, हम पूरे 5 वार्ड में लड़ते हैं, और 5 वार्ड में हिंदू भाइयों का, मुसलमानों का बराबर वोट मिलता है। हमारे वोट को सिर्फ तकसीम करके ये सीट को जीतना चाहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक साहब कह रहे थे कि कैसे जीतेंगे। मैं बता दूं आपको, जो सेकुलर हिंदू है, जो आम आदमी पार्टी का वोटर है, उसकी पहली पसंद आम आदमी पार्टी है, लेकिन दूसरी पसंद एमआईएम नहीं है, भाजपा है। अगर उसे ये लगेगा, जैसे ये माहौल बना रहे हैं सारे मीडिया कि एमआईएम और बीजेपी का इलेक्शन है, तो अगर एमआईएम बीजेपी का इलेक्शन होगा तो वो सारा वहां पोलराइज हो जाएगा, जब लगेगा कि आम आदमी पार्टी का विधायक नहीं जीत रहा। और उस सूरत में ये सीट किसी भी हालत में नहीं बच सकती। ये सीट को बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ हम हरा सकते हैं, आम आदमी पार्टी हरा सकती है। और मैं बात यही कहना चाहता हूं ईमानदारी से कि अगर आप लोग या ओखला की आवाम सच में बीजेपी को हराना चाहती है तो वो झाड़ू का बटन दबाए। और अगर उन्हें यह लगता है कि किसी और को बटन दबाकर बीजेपी हार जाएगी तो ये उनकी गलतफहमी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहां से इन 2 वार्ड से जीतने के लिए 90,000 वोट चाहिए, जो किसी भी सूरत में ये ले नहीं सकते। अगर ये जीत नहीं सकते तो सिर्फ हमारे वोटों का ये तकसीम कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस हालत में औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से मेरे पास बहुत सारे टेलीफोन आते हैं
कि अमानत भाई को कि मीडिया, सोशल मीडिया आज पूरा तरह से ट्रोल कर रहा है। बीजेपी की सोशल मीडिया काम कर रही है, पूरा इनकी MIM की पूरी सोशल मीडिया काम कर रही है। आप देखिए कि मेरी फेसबुक पेज पर जाकर देखिएगा, कमेंट्स देखिएगा, कोई हैदराबाद से बात कर रहा है, कोई औरंगाबाद से बात कर रहा है, कोई झारखंड से होगा, कोई सऊदी अरब से होगा, तो रोकला का है ही नहीं कोई। तो आज पूरी मीडिया मेरी इमेज खराब करने में लगी। प्रशासन मुझे चुनाव हराना चाहता है, सारी ताकतें मुझे चुनाव हराना चाहती हैं। आज कांग्रेस हो या MIM हो, इनके तमाम लीडर यहाँ पड़े हुए, डेरा डाले हुए लोगों को बीजेपी फंड दे करके ये कहती है कि तुम बीजेपी को तो ना लड़ाओ, लेकिन वहां MIM को लड़ा दो या कांग्रेस को लड़ा दो। आसान होगा वो तकसीम करना। हमें बहकाकर, बुलाकर, सारी चीजें करके, दिखाकर, सोशल मीडिया के जरिए इस सीट को बीजेपी हथियाना चाहती है। और जब हथियाएगी तो आप खुद सोच कर देखिए कि हमारी माएँ बहनें जब मनीष चौधरी के यहाँ जाएंगी अपने लेटर साइन कराने, आधार कार्ड के लेटर पर साइन कराने, तो हमारे सीने पर क्या गुजरेगी। आज औरंगाबाद के लोग, महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि भोले भाले मुसलमान इस आदमी के बहकावे में आ गए और आज रो रहे हैं कि क्या हो गया ये हमसे। कहीं ऐसा ना हो कि ये सीट जो आज आपके पास है, जो हम आपके मसाइल हल करते हैं, हमारे पास हर कोई आ सकता है। हम रात को खड़े होकर सीवर साफ कराते हैं, दिन में खड़े होकर सीवर साफ कराते हैं। आपने ऐसा कोई विधायक नहीं देखा होगा, कोई नेता नहीं देखा होगा जो पूरी पूरी रात जाग कर आपकी सड़कें बनाता हो, सीवर साफ कराता हो। मेरी हजारों मिसाल है। जैसा भी हूं आपका ना, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी मोटी नाराजगी की वजह से बड़ी गलती कर बैठे, फिर हम कहाँ जाएंगे सीवर साफ कराने, कहाँ जाएंगे पानी लेने। यहाँ तो लाइट 24-24 घंटे पहले भी नहीं आती थी। अगर ट्रांसफार्मर फूक गया तो हम किससे कहेंगे, क्योंकि MP है उनका। आज 12 साल 11 साल हो गए MP को, एक काम उसने नहीं किया, ना कभी आया, ना हम जानते। बीजेपी के MP 3 बार बदले, पहले महेश गिरी थी, फिर वो क्रिकेटर था, अब ये आया, हम जानते ही नहीं, ना कभी वो आता। ऐसे अगर उनका विधायक जीत गया तो वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे वोट तो तकसीम करके वो जीता है, हमारे वोट हासिल करके नहीं जीतेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है और आपको फैसला लेने की जरूरत है। माहौल मैंने बता दिया कि आम आदमी पार्टी का उधर भी इतना वोट है। आफ्ताब भाई यहाँ बैठे कि बता देंगे कि जसोला में कौन लड़ रहा है, आली में कौन लड़ रहा है, जीजी कलोरी में कौन लड़ रहा है, तैमूर नगर में कौन लड़ रहा है। भाजपा से हम लड़ रहे हैं, यहाँ भी हम लड़ रहे हैं। तो जीतने की हालत में सिर्फ हम हैं, ये वोट काटने की हालत में है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये जीत जाए बीजेपी वाले और फिर पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए कि शाहीन बाग को हमने हरा दिया। एक मैसेज तो ये होगा, दूसरा मैसेज ये होगा जो आज संभल में हुआ, 6 लोगों का कत्ल हुआ, 2000 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। FIR इसलिए दर्ज की कि खौफ का माहौल पैदा किया जा सके। आज उत्तर प्रदेश मिसाल है हमारे, आप बोल नहीं सकते उनके खिलाफ, आपके पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर देंगे। ये बात मैं कह नहीं रहा हूं, सच है ये। आज अगर मुसलमान डरा है, खौफ में है, तो इसको डराया गया, खौफ में रखा गया, जुल्म की सारी हदें पार कर दी। संभल एक मिसाल है कि संभल में 2000 लोगों का नाम सिर्फ इसलिए लिखा कि संभल का हर एक आदमी डरे और संभल के तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान डरे। आज जामिया नगर, ओखला इतना महफूज है कि अगर फसाद मेवात में हो रहा है तो आबादी ओखला की बढ़ती है, फसाद अगर मुजफ्फरनगर में होता है तो आबादी ओखला की बढ़ती है, फसाद अगर जमुना पार में होता है तो आबादी ओखला की बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क का सबसे ज्यादा महफूज इलाका है। और ये पहले आपकी बिल्डिंगें तोड़ेंगे, फिर आप सब कुछ बयान करेंगे, फिर मैसेज देंगे पूरी दुनिया को कि वो शाहीन बाग जहां से हम विधायक जीते और फिर उसका इतिहास ये हाल किया। हम टारगेटेड हैं, खलता है हम। जैसे मैं खलता हूं, इनको मैं बर्दाश्त नहीं होता। बहुत जगह लड़ाई मुझे लड़नी पड़ती है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी बहुत ईमानदारी से जीता हूँ। जिस दिन से जेल से आया हूँ और ज्यादा ताकत लेकर आया हूँ। मैं इनसे खौफ खाने वाला नहीं हूँ। सारी ताकतें मुझसे लड़ रही हैं और मैं अकेला इनसे लड़ रहा हूँ। अकेला अल्लाह की मदद और आपका सहारा है। और मैं कह रहा हूं आपसे कि इस हैदराबादी को इंशाअल्लाह इस हालत में छोड़ेंगे कि फिर वो कभी हमारी किसी विधानसभा में, क्या जहां मुस्लिम नुमाइंदे चुने जाते हैं,
वहां पर ये दोबारा जाने की पूरे मुल्क में हिम्मत नहीं करेगा। इसने हमारी पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। एक एक करके इसके जरिए पूरी लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है। ये आदमी हमें जलील करता है, ये आदमी हमारी इज्जत के साथ खेलता है। इस आदमी को अगर कुछ कह दो तो सारी ट्रोल मीडिया पीछे लग जाती है। मैं इस हैदराबादी से कहना चाहता हूं, पहली मर्तबा तेरा वास्ता अमानतुल्लाह से पड़ा, पहली मर्तबा तुझे कोई टकराया है, पहली मर्तबा तू ओखलाया है। ओखला वो जगह जहां हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता मुसलमान रहता है। तेरे बहकावे में नहीं आएंगे ये, तेरे बहकावे में नहीं आएंगे ये। अभी देखा है हमने कुंदर की, अभी देखा है हमने मीरापुर, अभी देखा है हमने महाराष्ट्र, किस तरह वोटों की तकसीम करके 48 कैंडिडेट सिर्फ 2000 वोटों से कम महाराष्ट्र में हारे। ऐसे वोट तकसीम की। अबू आसिम आजमी बेहतरीन लीडर है मुसलमानों का महाराष्ट्र का, इस आदमी ने वहां कैंडिडेट खड़ा कर दिया। एक भाई सुबह को जाता था, एक शाम को जाता था, एक सुबह को जाता था, एक शाम को जाता था। ऐसी हालत कर दी, 43,000 वोट लिए, 11,000 वोटों से सिर्फ जीते। अगर वो हार जाते तो क्या वो लीडर जो इनका था अबू आसिम का मुकाबला कर सकता है? ये जो लीडर लेकर आए हैं, क्या आपकी परेशानी में खड़ा हो जाए, तकलीफ में खड़ा हो जाएगा, आपके मसाइल को पूरा कर देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस की हुकूमत बन रही है? पूछना चाहता हूं, बताइए, बन रही है? क्या पतन की हुकूमत बन रही है? हुकूमत किसकी बन रही है? तो फिर एमएलए किसका जीतना चाहिए? तो अगर इसमें भी कोई अंदेशा है तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब आप बस ये काम करिए, हर एक शख्स, एक तो जितने आपके ग्रुप हैं वहां अभी से कहना शुरू कर दिए, और हर एक इंसान ये अहद करे कि मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा कि मैं अभी से अमानतुल्लाह के साथ हूं, आम आदमी पार्टी के साथ हूं। हर एक शख्स अपनी वीडियो बनाए और जारी करे कि मैं अमानतुल्लाह के साथ हूं और आम आदमी पार्टी के साथ हूं, तो इंशाअल्लाह एक दिन में ही सारा माहौल निकल जाएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज बाइक रैली की थी, 15,000 लोग कम से कम आज सड़कों पर थे। मैंने कोई अरेंजमेंट पैसे का नहीं किया, किसी किस्म का कुछ नहीं किया, सिर्फ जलसों के अंदर जो मेरे हो रहे वहां मैंने लोगों से अपील की थी। मेरी उस अपील में पूरा ओखला आज सड़कों पर था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो तहे दिल से ओखला की सवाम का शुक्रगुजार हूं कि जो आपने इतनी इज्जत बख्शी। इतनी तकलीफों के बाद मैं गायब रहा, लेकिन आप लोगों की जुबान से एक शिकायत नहीं निकली, एक शिकायत नहीं निकली। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं 6 महीने, आने वाले 6 महीने में इंशाअल्लाह ओखला की शक्ल बदल दी। आप देखिए कि ट्रैफिक का बड़ा मसला है यहाँ, मैंने अपने वॉलंटियर लगा रखे हैं और ये कंटिन्यू रखूंगा। सफाई के निजाम को मैंने ठीक किया, उसको भी कंटिन्यू रखूंगा। एक मीटर जिनका नहीं लगा बिजली का, एक मीटर को इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह खुद बैठकर अपने ऑफिस में लगवाने का काम करूंगा। बस ये बातों के साथ मैं आपकी तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी 40 फुटे पे हमारा जलसा है, मैं चाहता हूँ कि उसमें बात करें। आफ्ताब भाई आधी बात हफीज साहब को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराना चाहता हूँ। देखिए अच्छे लोग सामने आइए, खुल के थोड़ा सा। हाँ, ऐसे कलीम भाई जिंदगी का सबसे अच्छा स्टेप है आपका ये। खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। पार्टी तो गजाली भाई को भी करवा लीजिए, गजाली भाई कलीम भाई का सबसे उम्दा स्टेप। आज आसिफ भाई को कलीमुल हफीज साहब ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। अभी MIM के अध्यक्ष थे कलीमुल हफीज साहब, उन्होंने आम आदमी पार्टी अभी बड़ी खबर है ओखला से, कलीमुल हफीज साहब MIM के जो अध्यक्ष है उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। ये सीधी तस्वीरें होटल रिवरव्यू से दिखा रहा हूँ मैं। कलीम भाई का लाइव कर दे, ये ज्वाइन कर लिया। मैं शेयर हैदराबाद वाले बहुत देखे। हाँ कलीम भाई मेरी हैदराबाद
ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमानतुल्लाह खान साहब MLA यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अमानतुल्लाह खान साहब की मीटिंग थी। आप तशरीफ रखिए, बाद में चाय का भी इंतजाम है। आप तशरीफ रखिए, 5 मिनट और रुकिए, सदर साहब की बात भी सुनिए। आप तशरीफ रखिए।